हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो 25 प्रश्न हैं कहाँ से लिए गए हैं आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जो बुक है दिल्ली पुलिस की 5000 TCS MCQs, इस बुक की जो डिटेल वीडियो कोर्स है हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर से 25 बेहतरीन प्रश्न को लेंगे और आज का जो प्रश्न है वो आपके पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था सेक्शन से लिया गया है। सो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 बेहतरीन प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो पॉलिटी सेक्शन से ये क्वेश्चन है और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये है। ओके, सो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मतलब जो राज्यसभा है जो कि अपर हाउस है उसके जो पदेन सभापति हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, उसके जो सभापति हैं वो कौन होते हैं आपको ये बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर। स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, सो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, मैंने पहले भी आपको कराया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैं, जो हमारे देश के उप राष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? वो स्पीकर होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। वही जो उसके होते हैं वो मेंटेन करने का हाउस को काम, जिस तरह से स्पीकर का लोकसभा में है, राज्यसभा का जो है वो काम जो है वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, सो क्या आंसर हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हाउ मेनी एंग्लो इंडियन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा? तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि पहले जो है लोकसभा में कुछ जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी थी उसकी नॉमिनेशन का प्रावधान था, लेकिन अभी 2019 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये जो सवाल है आपका, आप देख सकते हैं 2019 में ही पूछा गया है, तो इस समय तक जो है ये प्रावधान था, लेकिन इसके बाद जो है इसको खत्म कर दिया गया है। कितने मेंबर थे? 2। तो टू मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। ओके, under normal circumstances the tenure of parliament follows general election last for। so समान परिस्थिति में आम चुनाव के बाद संसद का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? समान परिस्थिति में आम चुनाव के बाद जो संसद का काल, समान परिस्थिति में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो, जैसे कि मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और सरकार गिर गई, या मान लो कि इमरजेंसी लगता है, तो उस समय जो है जो कार्यकाल है लोकसभा का उसको बढ़ा दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति अगर नहीं हो, सब चीज़ सामान्य हो, नॉर्मल हो, तो कितने साल के लिए किया जाता है? तो ये बेसिकली 5 साल के लिए जो है लोकसभा चलता है। ठीक है, 5 साल के लिए जो है हमारा पार्लियामेंट सेशन में रहता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ लेजिस्लेचर? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? जो लेजिस्लेचर है इनका कार्य नहीं है इनमें से क्या? तो मेकिंग लॉ ऑब्वियसली बात है, ये काम है। पासिंग द बजट, ओके, पासिंग द बजट काम है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके, ये भी काम है। बजटिंग, ठीक है, तो बजटिंग जो काम है वो नहीं है। ये आंसर क्या हो जाएगा? बजटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट का कार्य होता है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में जितने लोग हैं सब मिलकर बजट बनाते हैं, इसलिए बजटिंग विल बी द राइट आंसर। ओके, तो अंडर विच कंडीशंस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड? ओके, क्या कह रहा है? किस शर्त, किस आधार पे किसी संसद के जो सदस्य हैं वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि वो भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, यदि किसी कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो, ठीक है, यदि वो भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, या वो क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यदि वो विलायक के अविभाजित है। तीनों ऑप्शन है, आपको बताना है किस आधार पे जो है क्या कर सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं। डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं। यू हैव 3 ऑप्शंस, चूज द करेक्ट वन। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तीनों का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंदर लेता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और कोई और ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में इनको ऑब्वियसली किया जा सकता है। ठीक है, इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरा है इफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई कानून का उल्लंघन अगर वो करते हैं तो भी किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा है इफ ही इज एन इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ओके, तो इन डिस्चार्ज मतलब
दिवालियापन हो जाना, कोई अगर दिवालियापन हो जाए, उसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वैसे स्थिति में भी जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्वालीफाइड कर सकता है, पार्लियामेंट जो है डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल 1, 2 एंड 3, ऑल 1, 2 एंड 3। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओके, तो द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके, सही बात है, 5 साल के लिए ऑफिस ऑफ में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। सही नहीं है कि आपको पता लगाना है, मतलब प्रेसिडेंट के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, गुड। मैंने आपको कहा था कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ये भी सही है। एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स एन लॉ, ठीक है। एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ, ये भी सही है। कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में पास होता है जो कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, सही बात है। He has veto power by which he can withhold or refuse to give his assent to bill, including money bill। यही पे गलती हो गई, इंक्लूडिंग जो मनी बिल है ये नहीं होता है। इनके पास पावर होता है वीटो का, प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल को इनके पास भेजा जाए साइन के लिए, तो वो कुछ बिल्स जो हैं ये रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन मनी बिल को ये रिजर्व नहीं रख सकते हैं। जो भी धन विधेयक होता है उसको प्रेसिडेंट को जो है निश्चित समय में फिर से पार्लियामेंट को भेजना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और ये जो डी है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So the emoluments and allowance of the president and other expenditure relating to his office is charged on the, क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो भी खर्च हैं, परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित जो भी खर्च है उनका प्रभारित किस पे होता है, किस फंड से उस पैसे को लिया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कंटीजेंसी फंड आप जानते हैं प्रेसिडेंट के पास ही होता है, यस, क्या आंसर हो जाएगा इसका? कंटीजेंसी फंड पता है, अकस्मात फंड होता है, और ये प्रेसिडेंट के पास होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है इसके कस्टोडियन है, और ये जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड, यानी कि संचित निधि। कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि। क्लियर? इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 408। ओके, सो इफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है या किस में निहित होती है, ठीक है। ये शक्ति जो है किसके पास होती है, किस में निहित होती है, आपको बताना है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। ओके, सो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें इंडियन में तो ये पावर सारे कहाँ हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्क्रैप्ड एज अ फंडामेंटल राइट? आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया था 44वां संशोधन से, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब उस समय प्राइम मिनिस्टर देश के कौन थे, ये आपको बताना है। उस समय प्राइम मिनिस्टर देश के कौन थे, ये आपको बताना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट इसको खत्म किया गया था 1978 में, ठीक है। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, आपको पता है आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था। यहाँ से निकाल के इसको 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। जब तक यहाँ था क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। यहाँ से निकाल के यहाँ डाला, क्या हो गया ये हो गया लीगल राइट, लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गया। उसमें कौन थे प्राइम मिनिस्टर देश के? वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर है? मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यस, बिल्कुल सही है। ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, यस, वेरी गुड, राइट। ही कैन बी रिमूव्ड इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ
2/3 majority. Okay, he is appointed by the President of India. Yes, the Prime Minister along with the Chief Council of Ministers, all of them are appointed by the President. ठीक है, ये भी सही है. क्या आंसर है? देखिए ये भी सही है. He can be removed by the no confidence motion, बिल्कुल सही है. लेकिन जो मेजोरिटी यहाँ बताया गया है ये 2/3, ये गलत है. क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है, वो अगर सिंपल मेजोरिटी से भी पास होता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है? सरकार को जो है आपको त्यागपत्र सौंपना पड़ता है और जो है सरकार गिर जाती है. ठीक है, तो ये 2/3 की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से भी काम होता है. तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है? ये गलत है. ठीक है, नॉट करेक्ट बोल रहा है तो ये क्या है? ये गलत है. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करेंगे, संवैधानिक प्रमुख जो है इनमें से कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव के? बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है. तो आपको बनाना है हेड ऑफ द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है ये आपको बताना है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. यस, तो हेड ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं. हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होते हैं. तीनों सेना के भी जो प्रमुख होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं. और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है अगर कहें फिगरेटिवली कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो क्या होते हैं? वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, क्योंकि सारे जो कार्य हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं. ठीक है, तो एक मोनार्की सिस्टम आपने देखा होगा ब्रिटेन में है, वहाँ भी पार्लियामेंट है लेकिन ब्रिटेन की महारानी को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है. वही हमारे यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट को वो पोजिशन दी गई है. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ गन सैल्यूट गिवन टू प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे. सो गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है, 21. ठीक है, 21. Who among the following has the power to promulgate ordinance under Article 123 of the Constitution of India? निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होती है? ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट के पास 123 के अंतर्गत. और गवर्नर की अगर बात करें तो 213. नंबर सेम है, बस इधर से उधर है. ठीक है, याद करना नंबर सेम है, इधर से उधर. ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड? तो भारत के संविधान के किस भाग में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो वर्णित की गई है? आपको पता है पार्ट 5 जो है वो यूनियन से रिलेटेड है. तो यूनियन के जो सारे व्यवस्था हैं वो पार्ट 5 में ही दी गई हैं. क्या आंसर हो जाएगा? पार्ट 5. ठीक है, पार्ट 5 विल बी द राइट आंसर. क्लियर? पार्ट 7 में जानते हैं ये लिस्ट दी गई है सारी. ठीक है, पार्ट 4 कंसिस्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 6 कंसिस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए. क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं. ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? दूसरे उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है. कौन थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, वीवी गिरी या बीडी जट्टी? क्या हो जाएगा आंसर? यस, जाकिर हुसैन. ठीक है, क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन. ठीक है, जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको फिर से यहाँ मिल रहे हैं. नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है. ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या कह रहा है कि ये जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. ठीक है, सही बात है. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. रॉन्ग स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो, रॉन्ग स्टेटमेंट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रॉन्ग स्टेटमेंट. क्या आंसर हो जाएगा सही? आंसर ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, आंसर ए विल बी द राइट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको कहा था कंटीजेंसी फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, तीन तरह के मूलतः मेन फंड है इंडिया में. तो ज़्यादातर
जो खर्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, लेकिन जो कंटीजेंसी फंड है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास होता है, और कभी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, कुछ अकस्मात पैसे की जरूरत पड़े, तो वो कहाँ से लिया जा सकता है, वो आपको लिया जा सकता है कंटीजेंसी फंड से। क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ओके। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्लेजर तक जो है उस पद को धारण करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट किसके प्लेजर, मतलब कौन चाहेगा तो उसे पद से हटा सकता है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो गवर्नर को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति के निम्नलिखित में से कौन सी है। ये अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ओके। He can grant pardon, remission, delay, and remission to a person convicted of an offense. Okay. He can address the first session of the parliament every election. He can constitute an interstate council to promote the interstate and interstate cooperation. Okay. बताइए, ये अच्छा प्रश्न है, सोच के आंसर बताइए मुझे क्या होना चाहिए इसका आंसर। प्लीज थिंक एंड टेल मी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। यस, सोच के बताइए क्या होना चाहिए आंसर। तो क्या पूछ रहा है, एक तरह का वैधानिक शक्ति पूछ रहा है, मतलब स्टेटरी पावर पूछ रहा है। क्या स्टेटरी पावर, so basically he can address the first session of parliament after every general election. This is the statutory power of the president, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति का एक वैधानिक शक्ति के निर्गित है, और ये जो है प्रेसिडेंट का पावर है कि जब भी पार्लियामेंट का नया सेशन होता है तो उसको वो एड्रेस करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है, जिस पर्पस से जो है गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसको वो नैरेट करते हैं, द इंटायर हाउसेस को वो बताते हैं। ही लेट द इंटायर हाउसेस नो द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। So who was the president of India from 2012 to 2017? 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। क्या नारायण बहुत पहले थे, उसके पहले थे प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो सकता, अभी आपको पता है कौन है अभी हमारे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, और 2012 से 17 की बात करें तो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। क्लियर, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य के प्रमुख होते हैं। भारत राज्य के प्रमुख होते हैं, इससे आसान भी क्वेश्चन कुछ हो सकता है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड आई गिव यू। व्हाट वुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, राइट आंसर। तो द हेड ऑफ द स्टेट, आपको मैंने पहले बताया, द प्रेसिडेंट जो होते हैं, ही इज द हेड ऑफ ही मेन जो होते हैं वो हेड जो है वो आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। सो भारत के प्रमुख कौन होंगे, भारत के प्रमुख जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रेसिडेंट होगा। सो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे कार्य किए जाते हैं, इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। Who among the following can dissolve the Lok Sabha on the advice of the Prime Minister before the expiry of its term? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, सो प्रधानमंत्री की सलाह इंपॉर्टेंट है, सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भंग कर सकता है। हु कैन डू दिस, कौन कर सकता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो सदन को भंग करा सकता है, और ये कर कौन सकता है, ये बेसिकली कर सकता है द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होते हैं, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्लियर। Who among the following is the communication channel between the Council of Ministers and the President of India? So निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके बीच के संचार का काम करता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एंड प्रेसिडेंट के बीच में संचार का काम, जो बीच बीच में दोनों तरह से कम्युनिकेशन चलता रहे, ये कार्य जो है कौन करता है। यस, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यस, कौन करता है, ये करता है आपका द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री का ये कार्य है कि बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी कार्य हैं वो उसको कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के पास, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात जो है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की जो भी कम्युनिकेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तो प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली एक बैलेंस बनाने का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। भारत सरकार का जो प्रमुख है निम्नलिखित में से कौन होते हैं, ये बताना है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, ना कि स्टेट की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ हु इज द हेड ऑफ द
इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट या इंडिया, तो क्या आंसर हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात होगी तो प्रेसिडेंट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की बात करें, सरकार की बात करें, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो आपके इंडियन स्टेट के, मतलब भारत के प्रमुख होते हैं। सरकार के प्रमुख चेंज हो सकते हैं, भारत के प्रमुख चेंज नहीं होते, वो वही रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रहते हैं हमेशा। तो द मिनिस्टर इन द काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, क्या कह रहा है? परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? ठीक है, परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देयर इज a requirement signed list of how many proposals। कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए प्रस्तावकों की एक हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। वो कितने लोगों द्वारा हस्ताक्षरित सूची होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी पीपल मस्ट साइन दैट प्रपोजल्स इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? कितने लोग होने चाहिए? उसका आंसर है क्या हो जाएगा आपका 50 लोग की जो है एज ए प्रपोजल जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जरूरत होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट? हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? तो स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? लाल किला पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन फहराता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस, स्वतंत्रता दिवस पे ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कौन फहराता है? गवर्नर, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? गवर्नर, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है ध्वज फहराते हैं। कहाँ पे? लाल किला पे। ठीक है, कहाँ पे? लाल किला। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the minimum age criteria for appointed as a vice president of India is, so vice president या president दोनों का जो एज क्राइटेरिया है वो दोनों का सेम है, सेम एज ग्रुप है। क्या होना चाहिए? मिनिमम एज क्राइटेरिया टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट इज 35। सो 35 इज सेम फॉर प्रेसिडेंट एज वेल। तो प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ही है। ठीक है, तो लोकसभा में अगर आपको जाना है, इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा देन इट हैज टू बी 25। और राज्यसभा यू हैव टू बी 30। ठीक है, तो ये कुछ एज की क्वालिफिकेशन है जो कि चीजें मेंशन है। ओके, तो हु इज द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस, निम्न में से कौन से 2 बार राष्ट्रपति की सेवा देने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं? जो आपको बताना है। 4 सबके सामने दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रणब मुखर्जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, बहुत आसान प्रश्न है और शुरुआत में ही 2 बार जो है ये प्रश्न बने थे। क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। तो हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? ठीक है, सो देश का पहला नागरिक जो है वो कौन होता है और हम इसे किसे कहते हैं? देश का पहला नागरिक हम जो है किसे कहते हैं? हम कहते हैं इसे प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है, जो अहमियत है, वो प्रथम है पूरे भारत में। इसलिए जो लिस्ट है, अगर आप लिस्ट की बात करें प्रायोरिटी वाइज कि किसको जितनी प्रायोरिटी देना है, तो सबसे ऊंची वाली लिस्ट पे जो है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट इज द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। क्लियर, समझ में आ गई चीजें? ओके, हु कैन पार्डन कैपिटल पनिशमेंट? मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? हु कैन पार्डन द कैपिटल पनिशमेंट? तो मृत्युदंड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कैपिटल पनिशमेंट। और इसको क्षमा कौन कर सकता है? मान लो कि कोई ऐसा विभक्त है, कोई ऐसा
मुलजिम है जिसको कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजाए मौत सुनाई गई है, उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो डेथ सेंटेंस है वो सुना दिया गया है, तो डेथ सेंटेंस में तो हैंगिंग फाइनल है, लेकिन उसको बचाया जा सकता है। और कौन एक जो व्यक्ति है उसको बचा सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। आप जानते हैं कि सबसे ऊंचे यहाँ जो है वही बता सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन, तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस। क्लियर? तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस। ओके, तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट सर्व्ड एज अ इंडियन प्रेसिडेंट? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है? ठीक है, कार्य नहीं किया है। मनमोहन सिंह, प्रतिभा पाटिल, के आर नारायण या प्रणब मुखर्जी? इजी क्वेश्चन, नो डाउट मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम। ठीक है, क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर, डायरेक्ट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर? तो डायरेक्ट मिनिस्टर का आपने नाम सुना है कहीं भी? डायरेक्ट मिनिस्टर, इनडायरेक्ट मिनिस्टर, साइड में मिनिस्टर, अपर मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज अ इनडायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह की कोई भी मिनिस्ट्रीज नहीं होती। ओके, तो विच among the following is the right of a person, party or nation to stop a certain decision or law? ठीक है, क्या कह रहा है? एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए एक व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। ठीक है, क्या कर सकता है? इसमें से कौन सा जो है एक पार्टी या एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? यस, आर्टिकल 111। भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 111 में वीटो पावर दी गई है। ठीक है, किसके? प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो है वीटो पावर यहाँ दी गई है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, इस तरह के जो वीटो पावर है वो दिए गए हैं। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका वीटो। ठीक है, तो वीटो जो है बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग से प्रोसेस हो सरकार को रोकती है। ठीक है, सो एंशिएंट रोम टाइम में आप देखेंगे तो इसका आपको ट्रेस मिलेगा, इसकी हिस्ट्री का कितना पुराना है ये वीटो पावर। एंशिएंट टाइम में भी जो सिटीजन होते थे उनके पास ये पावर होता था कि अगर कोई लॉ को नहीं बनने देना चाहते हैं तो उसके लिए वो वीटो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उनको नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या प्रेसिडेंट? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या प्रेसिडेंट? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ओके, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट के बारे में सही कथन नहीं है, ये बताना है। मतलब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट हाई कोर्ट के बारे में बताना है। इट कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। ओके, इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। ओके, इट कैन इशू वेरियस रिट्स फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन है जो इसमें गलत है? ये मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ। इट कैन इशू वेरियस रिट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑब्वियस सी बात है, लोअर कोर्ट्स की अपील जो है हाई कोर्ट में जाती है, वो भी सही है। और पहला जो है इट कैन डील विद द केसेस विद जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। तो स्टेट के अंदर की जो जुरिडिक्शन है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, उसको हाई कोर्ट डील करता है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा गलत है? वो ये है, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन। नो, इट डज नॉट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन, इट इज द सुप्रीम कोर्ट which gives advisory opinion to the president. सुप्रीम कोर्ट देती है, ना कि हाई कोर्ट। क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस? तो आपको पता है ऑल इंडिया सर्विस एक होता है जिसमें कहीं भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है पूरे इंडिया में। ऑल इंडिया सर्विस
और टोटल ऑल इंडिया सर्विस कितने हैं? टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विस है, 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक हो गया आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा हो गया आपका इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा क्या हो गया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस, कितनी बार लोग कंफ्यूज होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस से? फॉरेन सर्विस कैसे हो सकता है? उसमें सर्विस जो देना है आपको इंडिया के बाहर देना है, तो इंडिया ऑल इंडिया सर्विस मतलब पूरे इंडिया में कहीं सर्विस देना है, तो उसको इंडिया के अंदर जो सर्विस देंगे उसी को हम लोग ऑल इंडिया सर्विस बोलेंगे। इसमें फॉरेस्ट सर्विस आता है, ना कि फॉरेन सर्विस। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये गलत है, ये ऑप्शन में नहीं हुआ। फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, देखिए तीनों यहाँ पे चीजें मेंशन है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A Supreme Court or the High Court judge can be removed by the Parliament by, so सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जाता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की हटाने की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट द्वारा हटाया जाएगा। क्या प्रोसीजर है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो कौन सी मेजोरिटी है जिसकी जरूरत पड़ती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने में या हटाने में? ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। क्या होता है विशेष बहुमत? बेसिकली विशेष बहुमत होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या समझा आपने इसे? मतलब क्या मतलब समझे इसका? मान लो कि राज्यसभा में अगर वोटिंग होनी है, तो मान लेते हैं राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है वो है 250, मान लेते हैं, ठीक। लेकिन राज्यसभा में जिस दिन वोटिंग होनी है, अगर आपने 250 का 2/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप 250 का 2/3 ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन मुझे लगता है कि 160-65 के आसपास हो जाएगा इसका 2/3, ठीक है, 160-65 के करीब। लेकिन मान लेते हैं जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 250 लोग आए ही नहीं, उस दिन कितने लोग आए हैं? उस दिन आए हैं 150 लोग, 150 लोग। तो इसका 2/3 से काम नहीं चलेगा, बेसिकली इसका 2/3 चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग। तो इसका 2/3 क्या हो जाएगा? इसका 2/3 हो जाएगा 101 लोग को वोट करना पड़ेगा, 101 लोग प्रेजेंट इन वोटिंग। 2/3 हो जाएगा ना, 101। तो इतने लोगों को जो है प्रेजेंट इन वोटिंग, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। और ये जो मेजोरिटी है आपको जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। हाउ मेनी टाइम्स द टर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में न्यायिक पूर्ण अवलोकन के पद पर कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो जुडिशियल रिव्यू आप समझते हैं, कोई भी जो लॉ कानून बनता है तो उसका रिव्यू किया जाता है। आपको बताना है कि इसकी ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान में कितने जगह मेंशन है? ये जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है ये संविधान में कितने जगह मेंशन है? 439 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, ओके। तो अराउंड 1800 मैरबुरी वर्सेस मेडिसन, ये केस था यूएस का, ठीक है, अमेरिका के केस था। और इसी समय जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है इसी समय आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संविधान में जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following holds the authority of Who among the following holds the authority of transferring judges from one high court to another after consulting with the Chief Justice of India? तो निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है, ट्रांसफर करने का अधिकार है? क्या आंसर हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। अगर मान लीजिए किसी कोर्ट में जजेस की जरूरत हो और दूसरे कोर्ट में वैसे कुछ जजेस अवेलेबल हैं जो जा सकते हैं, तो उनका ट्रांसफर जो है किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है। वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है हमारे देश के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ओके,
सो द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है किस पे आधारित है? भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है वो किस चीज पर आधारित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? बोथ इंटीग्रेटेड एंड ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल कोर्ट सिस्टम, मल्टीपल कोर्ट सिस्टम, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। यस, क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता है कि जुडिशरी जो है वो बेसिकली इंटीग्रेटेड है हमारे इंडिया में, और वो जो संघ है उसको मजबूत बनाता है। क्या आंसर हो जाएगा? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। आपको याद रखना है हमारे जुडिशरी, हमारे कोर्ट को क्या कहते हैं? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ होता है, संविधान से छेड़छाड़ होता है, तो उसका प्रोटेक्ट करने का कार्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, एकल एकीकृत प्रणाली। क्लियर? ओके। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री। तो नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग ऑप्शन आपको ढूंढना है। अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंट की बात करें तो हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पे। The judiciary has the power to penalize those who are found guilty. Okay. The judges are financially dependent on both executive and the legislature for the salaries and allowance. Okay. The constitution prescribes a very difficult procedure for the removal of judges. Okay. The legislature is not involved in the process of appointment of judges. Okay. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 5 सेकंड। यस, क्या हो जाएगा? तो ये जो ऑप्शन है, द जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर ऐसा होगा तो क्या जजेस फ्रीडम से काम कर पाएंगे? उनकी सैलरी के लिए अगर वो न्यायपालिका कार्यपालिका पर डिपेंडेंट होंगे तो क्या वो कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी, सारे जो खर्च होते हैं वो मिलते हैं, और ये जो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं जुडिशरी से, ये एग्जीक्यूटिव से या लेजिस्लेचर से। ठीक है, ओके। Where was the Supreme Court established under Charter Act of 1774? Okay, very good question. 1774 का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। यस, रिवोटिंग एक्ट ऑफ 1773, और उसके बाद चार्टर एक्ट 1774, और कहाँ हुआ? ये हुआ कलकत्ता में। ऑब्वियस सी बात है, सारे डेवलपमेंट पहले कलकत्ता में होते थे। बहुत आसान प्रश्न था ये आपके लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, इस पद पर संसद का नियंत्रण है। सिमिलर टू द ब्रिटिश सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, और इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। यस, क्या होगा राइट आंसर? सो इट इज बेसिकली इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या है? इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये संपूर्ण, अभिन्न और स्वतंत्र है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। क्लियर? So, who among the following Indian actors has been appointed as the state icon of Punjab by Election Commission of India? State icon of Punjab by Election Commission of India. निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका क्या है? सोनू सूद। आप जानते हैं कोविड टाइम में इन्होंने कितनी मदद की लोगों की। अगर ऐसे 100 लोग इंडिया में होते जो दिखते की मदद कर रहे हैं तो और ज़्यादा जो डिफरेंसेस है वो हमें कोविड टाइम में देखने को मिलता। इसलिए सही समय में ना सही, बुरे समय में जरूर किसी की मदद करनी चाहिए, और किसी की मदद करने के पहले आपको सोनू सूद से सीखना चाहिए। किसी की मदद करने के पहले आपको उस लायक भी बनना चाहिए। जब तक आप लायक नहीं होगे तो आप कैसे किसी की मदद करोगे? और अगर आप थोड़े बहुत लायक हो उस समय आप किसी की मदद करोगे तो अपनी स्थिति आप खराब कर सकते हो, सामाजिक भी और आर्थिक भी। ठीक है, इसलिए अपने पहले को अपने आप को लायक बनाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, ओके। हु प्रिस्क्राइब्ड ओवर द मीटिंग ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ठीक है, तो नगर निगम की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है?
नगर निगम की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके पास होती है, बताना है आपको। नगर निगम, गवर्नर, मेयर, डायरेक्टर और चेयरमैन। तो नगर निगम की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मेयर करेगा। गवर्नर, डायरेक्टर, चेयरमैन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? तो मेयर विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके। व्हाट इज द compilation of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates at the time of election? चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? ठीक है, बेसिकली जब चुनाव आता है, चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है और उस समय कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसका उल्लंघन करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उसके कैंडिडेट के लिए जो है वो कानून एक तरह से अपराध माना जाता है और उसकी कैंडिडेट कई बार कैंसिल भी हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसको क्या कहा जाता है उस गाइडलाइंस को? कोड ऑफ कंडक्ट, क्लॉजेज, लेजिस्लेचर या ड्राफ्ट? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। आपने सुना होगा अपने घर पे कि आचार संहिता लागू हो गया है। बहुत सारे आपके जब पेरेंट्स या कोई पॉलिटिकल डिस्कशन चलता होगा तो आप इसको सुनते होंगे कि आचार संहिता लागू हो गया है, अब किसी तरह का जो है यहाँ चुनावी प्रचार वगैरह या कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं इलेक्शन के 24 घंटे या 48 घंटे पहले तक, ये सब सारी बंद हो जाती है और चुनाव के प्रचार के समय भी कुछ जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम एज, मतलब पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी आवश्यक है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 36 या 28? बहुत आसान प्रश्न है। कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 21 साल। 21 साल जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द अर्बन एरियाज आर नोन एज, क्या कह रहा है? शहरी क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय सरकारी निकाय हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिला परिषद और पंचायत समिति या म्यूनसिपैलिटीज। शहरी क्षेत्रों के लिए जो सरकारी स्थानीय सरकारी निकाय हैं उसको क्या कहते हैं? तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द अर्बन एरियाज। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज। क्या कहेंगे? म्यूनसिपैलिटीज। क्लियर? म्यूनसिपैलिटीज। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। ओके, तो एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और द चीफ मिनिस्टर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अटॉर्नी जनरल कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल स्टेट में होते हैं, तो स्टेट में किसके प्लेजर पर काम करेंगे? गवर्नर के। सीधा सा आंसर जो है गवर्नर निकल के आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा गया। ठीक है, तो महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्यपाल के पर्यंत अपने पद तक बना रहता है, मतलब राज्यपाल की जब तक अनुमति होती है तब तक उस पद पे बना होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो होता है, ठीक है, जो प्राधिकरण है उसका पदेन अध्यक्ष है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ठीक है, एनडीएमए का। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो क्राइसिस टाइम में ये एपेक्स बॉडी है, जब भी क्राइसिस होती है किसी तरह की, ठीक है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो या कुछ भी हो, तो एनडीए में जो है बहुत एक्टिव हो जाती है और चीज़ों को रेस्क्यू करने का जो काम है ये करती है। तो इसी के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उसका नाम आपको बताना है। निम्न में से कौन जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा सही उत्तर? प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट वुड द करेक्ट आंसर? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ पे जो एनडीएमए है वो बहुत एक्टिवली चीज़ों को रिजॉल्व करती है, उसको सॉल्व करती है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एनडीएमए के। ठीक है, सो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश ऑन 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर किस साल को क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने आपको बताया है कि जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो भी स्वतंत्र वैधानिक निकाय है उसको दे आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर? कब बनाया गया था? 12 अक्टूबर को तो जो दिन था उस दिन बनाया गया था। डेट क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को किया हुआ है। यस, राइट आंसर विल बी 1993। प्लीज रिमेंबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 याद रहेगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो केवल जो साल है वही पूछ लिया जाएगा कि किस साल इसको बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1993। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? सो भारत का पहला, सबसे पहला जो हाई कोर्ट है कहाँ स्टेब्लिश हुआ? तो बहुत सारी चीज जो पहले हुए हैं जनरली आप देखेंगे कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ करता था, वो कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ करता था। क्यों? क्योंकि कलकत्ता जो था सेंटर था ब्रिटिशर्स का, और वहीं से जो है पूरे भारत को वो कंट्रोल करना चाहते थे। क्या आंसर हो जाएगा? पहला हाई कोर्ट, काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। ओके, सो कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so which of the following authority is responsible for? So which of the following authority is responsible for the administration of the government of India? ठीक है, so responsible for the administration of the government of India. तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसको ये क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी और द पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा आंसर? यस, राइट आंसर विल बी कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, सो कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है वो बेसिकली गवर्नमेंट के सारे फंक्शन को ऑब्जर्व करता है, कैबिनेट सचिवालय। क्लियर? काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी पॉलिटी की अच्छी है तो डेफिनेटली बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सही हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यू कीप योर माइंड एंड योर आइज ओपन। बहुत खुले ढंग से एकदम फ्री होकर चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, एकदम बर्डन नहीं लेना है, बहुत एट ईज जो है ना चीज़ों को कवर करना है। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग मे बाय रेगुलेशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द, may by regulation determines the number of the member of the State Public Service Commission and their condition of service। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों की कितनी संख्या होगी और उसकी सेवा की क्या शर्तें होंगी, इसको कौन निर्धारित कर सकता है? ठीक है, आपको पता है यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है इसमें के जो अधिकारी होते हैं उनकी जो सेवा है, कंडीशंस है, वो कैसे निर्धारित होती है और उनके जो कितने मेंबर्स होंगे उसमें वो कौन डिसाइड करता है, ये आपको बताना है। तो यूपीएससी नहीं, ये स्टेट पीसीएस के लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रपति, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर? यस, क्या हो जाएगा आंसर? तो आर्टिकल 315 से 323 वो क्या है, वो सिविल सर्विसेज के बारे में बात करता है। सिविल सर्विस जो कमीशन है उसके में बात करता है, और ये कहाँ पे है? ये आपका पार्ट 14 में, भाग 14 में। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक है, सो राज्यपाल जो है स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो सर्विस के कंडीशंस होगी उसको डिसाइड करते हैं, कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर? ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज इट्स बेंच? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच कहाँ पे है, यानी कि उसका जो पीठ है वो कहाँ पे है? एक जानते हैं किसी स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और उसके जो बेंच है वो अगर बड़ा स्टेट है तो एक दो जगह उसका बेंच भी हो सकता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो कहाँ है? गोरखपुर, आगरा, लखनऊ या नोएडा? ठीक है, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ या नोएडा, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर है लखनऊ। ठीक है, सो लखनऊ में जो है एक बेंच है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का। क्लियर? ओके, so the attorney general of India should be qualified to be appointed as, okay, so भारत के जो महान्यायवादी हैं अटर्नी जनरल है। ठीक है,
उस किसके रूप में नियुक्त होने के लिए निम्न में से योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको इन चारों में से एक पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, तभी जो है आपको अटॉर्नी जनरल यहाँ महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जज ऑफ द हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा आंसर, यस बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप जानते हैं सबसे सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं, ये सीनियर लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 76 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है, आर्टिकल 76 इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, तो सबसे बड़े स्तर के न्यायवादी होते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने की इनकी अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तभी जो है सरकार इनको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। सो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। एडवोकेट जनरल इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत आसान है, क्या एक तो आप जानते ही हैं, अटॉर्नी जनरल भी जान गए। बताइए दो ऑप्शंस और बच गए हैं, मैंने आपको दो इसमें से माइनस कर दिए, क्या होना चाहिए आंसर, यस तो ये सारे आर्टिकल मैंने लिख दिए आपके, ये सारे आर्टिकल 165, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 148, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या पूछ रहा है कि संवैधानिक बॉडी इसमें से कौन सा नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, सोलिसिटर जनरल, ठीक है। सोलिसिटर जनरल इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 459। तो इन विच ईयर द फैमिली कोर्ट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग लिस्ट। क्या कह रहा है कि निम्न लिस्ट में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम फैमिली कोर्ट एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट जो एक्ट है वो कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर इसका 1984, 1984 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फैमिली कोर्ट एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, ध्यान रखना इसको, फैमिली कोर्ट एक्ट कब लागू किया गया था, 1984, फिर 1984। ओके, सो CADC इज फॉर्म्ड अंडर द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी कराया है कि छठा शेड्यूल क्या है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1972 फॉर द चकमा एथनिक पीपुल, व्हाट डज CADC स्टैंड फॉर। तो चकमा एथनिक पीपुल कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो चकमा जो एथनिक पीपुल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मिजोरम में, ये पाए जाते हैं मिजोरम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि CADC का गठन जो है भारत में संविधान की छठी अनुसूची के तहत 1972 में चकमा जातीय लोगों के लिए किया गया था। CADC का मतलब क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछा जा रहा है। 6th शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे 4 स्टेट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए प्रोविजन है। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, मैंने आपको याद है, बार बार फॉर्मूला बताया था, AMTM, ठीक है। तो ये जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं वो क्या है, वो हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, और यहाँ पे जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बनाने की प्रोविजन है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्लियर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यस। क्या हो जाएगा आंसर, CADC का आंसर है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये कहाँ पे बना है, ये बना है मिजोरम में, मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, मिजोरम में। और ये क्या है, इट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है इसको ऑटोनॉमी दी गई है, बेसिकली यहाँ की जनजातियों का जो आधार है उस बेसिस पे इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। ऐसे स्टेट के लिए 4 स्टेट हैं 6 शेड्यूल में, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा AMTM, ठीक है। और उसी में जो है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के आधार पर बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इन इंडिया अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल मैंने आपको तुरंत बताया अभी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 76 किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए कौन इन्हें अपॉइंट करता है। यस, सो व्हाट विल द राइट आंसर, राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की महान्यायवादी को, ठीक है। सो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और आर्टिकल 76 में जो है इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, नहीं है, इनफैक्ट संवैधानिक निकाय है, ओके, बॉडी नहीं निकाय बोला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है, वो सारी बॉडी वो होती हैं बेसिकली जो पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट में पास होकर एक एक्ट के थ्रू इस बॉडी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स आपको संविधान में नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या हो जाएगा आंसर, तो कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, आप सब जानते हैं कि ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, जनरली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो एनएचआरसी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं 148 यूपीएससी यू नो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन विच ईयर वाज द नीति आयोग फॉर्म, सो नीति आयोग का पता है, नीति आयोग का जो गठन है वो प्लानिंग कमीशन के बाद हुआ है। तो पहले प्लान के लिए भारत में हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन देश की जो भी प्लानिंग्स थी उसको देखता था, लेकिन उसके बाद जिसका जब नई गवर्नमेंट बनी बीजेपी गवर्नमेंट तो उसने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया और नई एक बॉडी बनाई जिसका नाम है नीति आयोग, और उसका गठन कब हुआ, 2015 में, ठीक है। 2015 से जो है वो नीति आयोग काम कर रहा है। पहले हमारे पास हुआ करता था योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन बहुत सारे आपने एग्जाम दिए होंगे तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, आज भी प्लानिंग कमीशन पे क्वेश्चन आता है। और प्लानिंग कमीशन क्या चल रहा था, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। नीति आयोग क्या चला रहा है, 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर्स, इस तरह के जो प्लान है नीति आयोग चला रहा है। तो छोटे छोटे टारगेट को डिवाइड किया है, 3 ईयर में, 7 साल में, 8 साल में, धीरे धीरे और चीज़ों को क्लब करके 10-15 साल में फिर देखा जाता है कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि कोई भी 5 साल में बहुत सारे चेंजेस नहीं आ पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं नीति आयोग का मानना था या प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानना था कि जो प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर का जो प्लान था वो बहुत बहुत मायने में आप देखेंगे तो उसकी प्राथमिकता अब जो है उतनी नहीं रही थी, खत्म हो गई थी। इसलिए जो है नई बॉडी बनाई गई नीति आयोग, ठीक है, क्लियर है। सो नीति आयोग 2015। ओके, सो हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। सो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, महिला जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं आपको बताना है। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जब भी पंचायती राज हुआ तो वहाँ पे 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। तो 1/3 सीट रिजर्व, रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इट वॉज क्रिएटेड बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाई देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक जो पार्लियामेंट का एक्ट है संसद से उससे बनाया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन, देखिए क्या आंसर हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हमने तो डिस्कस किया था एनएचआरसी, एनएचआरसी। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्लियर। ओके, तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनकी सदस्यों की जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों की होती है। तो उसके जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, तो 5 years और अप टू द एज ऑफ 62, ओके, 6 year और अप टू द एज ऑफ 65 years एज, 5 years और टिल द 65 years ऑफ एज, और 6 year अप टू द एज ऑफ 62 years ओल्ड। क्या होती है
यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं उसकी एज और उसका जो ईयर ऑफ सर्विस है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, आंसर विल बी 6 years और 65। या तो 6 साल की सर्विस उन्होंने दी हुई हो कमीशन को, नहीं तो वो 65 साल के हो गए हों। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो उनकी फिर रिटायरमेंट हो सकती है। क्लियर? तो यूपीएससी मैंने आपको बताया है पहले भी, याद रखिएगा, पार्ट 14 में है यूपीएससी के बारे में। ठीक है, पार्ट 14। क्लियर? ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? बहुत आसान है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा है? 148। ठीक है, आर्टिकल 148 ऑफ कैग, याद रखना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो अकाउंट्स की डिटेल जो है आपकी कैग जो है वो रखता है। ओके, सो द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF इज गवर्न्ड बाय CRPF एक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द CRPF एक्ट इनैक्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है, जिसको हम लोग CRPF भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, अधिनियम द्वारा शासित होता है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है CRPF अधिनियम बनाया गया था? तो CRPF एक्ट जो है कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1949 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1949 में। क्लियर? ओके, so the CAG of India and IAAD constitute the supreme audit institutions of India. Give the full form of IAD. क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान साई का गठन करते हैं। IAAD का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। IAAD का फुल फॉर्म जो क्या है वो आपको बताना है, IAAD। ठीक है, सो ऑडिट की ये कंप्लीट संस्था है। ठीक है, तो इंडियन एड फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंडियन एड फॉर ऑडिट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या हो जाएगा आंसर? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। ठीक है, तो इस चीज का जो गठन है वो ये करता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम? सो पंचायती राज में कितने टायर्स होते हैं? कितनी बार हमने किया है इसको? पंचायती राज संरचना में कितने प्रकार होते हैं? GS थ्योरी का जो वीडियो कोर्स हमने किया है उसमें ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है। क्या है आंसर? 3, 4, 5 या 2? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिकली ये जो है एक होता है विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 लेवल पे जो है पंचायत काम करती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके, तो हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत जो है चीफ जस्टिस को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति करता है, उसके बाद बाकी किसी को भी, कोई भी जज हो उसको अगर नियुक्त करना है तो प्रेसिडेंट जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है, और फाइनेंस कमीशन तो है ही आर्टिकल 280। क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कभी कभी आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है, और ये पॉलिटी का सबसे आसान प्रश्नों के ग्रुप में मैं इसको रखता हूँ। सबसे आसान प्रश्न जो है यही सब होता है। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शन कमीशन का टेन्योर क्या है? चुनाव आयोग का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग की बात हो रही है, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन की। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
ओके, कब तक होगा? तो बेसिकली इसका आंसर है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स या तो 6 साल में होगा या टिल द एज ऑफ 65, दोनों में से एक जो है इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, आर्टिकल 324 आपको याद है। ओके, तो आर्टिकल 324 टू 329, 324 टू 329, क्लियर? 329। तो ये सब चीज़ें एज वाले से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कमीशन से। वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, आपका कैग हो सकता है। इसकी जो एज है रिटायरमेंट और रिक्रूटमेंट दोनों भी पूछा सकता है। रिक्रूटमेंट का कोई एज नहीं होता है, लेकिन रिटायरमेंट का एज है, उसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। विच स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया लुक्स आफ्टर ह्यूमन राइट्स? भारत में कौन सा वैधानिक निकाय मानव अधिकारों को देखभाल करता है? विच स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया लुक्स आफ्टर ह्यूमन राइट्स? विच स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कौन सा वैधानिक निकाय है जो मानव अधिकारों की देखभाल करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नन ऑफ देम। कितना आसान प्रश्न है। सो ह्यूमन राइट्स का देखभाल कौन करेगा? ह्यूमन राइट कमीशन ही तो करेगा। कितना सिंपल आंसर है। ह्यूमन राइट्स का देखभाल कौन करता है? ह्यूमन राइट कमीशन ही करता है। क्लियर? ओके। तो नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन जनरल इलेक्शन ऑफ, ठीक है। सो नोटा विकल्प जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष आम चुनाव में पेश किया गया? नोटा विकल्प जो है किस वर्ष जो है आम चुनाव में पेश कर गया? और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है जनरल नॉलेज का प्रश्न बन चुका है। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका 2014। तो 2014 के जो राज्यसभा के इलेक्शन थे वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और नोटा का क्या अर्थ होता है? नन ऑफ द एबव। मतलब मान लो कि आपके 4 उम्मीदवार हैं आपके एरिया से खड़े, ए बी सी डी, और लास्ट में क्या लिखा है? नोटा। आप जानते हैं सबके सामने एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं तो वो जो वोट उनको जाता है। अगर आपको इस चारों में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप क्या ये नोटा दबा सकते हो, और नोटा दबाओगे तो वोट किसी को नहीं पड़ेगा और नोटा का वोट पड़ेगा। इससे पता भी चलता है कि नोटा का मतलब होता है कि लोग जो हैं वहाँ के किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए नोटा का ऑप्शन जो है यहाँ दिया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधीनस्थ न्यायालय है? निम्न में से कौन जो है एक अधीनस्थ न्यायालय है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कोर्ट के जो नीचे हैं कार्य करते हैं उनको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट के नीचे कार्य करने वाले कोर्ट को हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, जिला और सत्र न्यायालय जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। क्लियर? ओके, तो केसेस कैन बी सेटल्ड एमिकेबली आउटसाइड ऑफ कोर्ट। दो निम्नलिखित में से किसके माध्यम के मामले से अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है? ठीक है, तो अदालत के बाहर अगर किसी मामले को एमिकेबली सॉल्व करना है, एमिकेबली मतलब क्या होता है? बातचीत करके, ठीक है, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहते हैं एमिकेबली सॉल्व करना। एमिकेबली का अर्थ वही होता है सौहार्दपूर्ण। तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो है आप अपनी समस्याओं को कोर्ट के बाहर भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या वो प्लेटफॉर्म है? आपको पता है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म आप बहुत बारी जब किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने बैंक से कौन लोन लिया है, तो बैंक भी जो क्या है वो लोक अदालत लगाती है, जहां पे आपसे बातचीत करके बैंक चाहती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाए और कोर्ट ना जाया जाए। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके ओके, so facility under any public spirited citizen or facility under any public spirited citizen or social organizations can be or can move court for enforcement of rights, or any person or group who are unable to approach the court for remedies due to poverty or socially disadvantages। क्या कह रहा है? बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है उसकी प्रॉब्लम के लिए कोर्ट में याचिका लगा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? वो सुविधा जिसके तहत कोई भी जन उत्साही नागरिक
जन उत्साही नागरिक मतलब जो सोशल कॉज के लिए फाइट करता हो, उसकी बात हो रही है। तो एक सुविधा है जिसके तहत कोई भी जन उत्साही नागरिक या सामाजिक संगठन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत का रुख कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति या समूह जो गरीब या सामाजिक रूप से प्रतिकूल स्थिति के कारण उपचार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या है वो माध्यम जिसके थ्रू जो है किसी भी गरीब की कोई मुद्दा है उसको कोर्ट में ले जाके कोई भी जो सोशल आदमी है, जो सोशल कॉज के लिए फाइट करता है, वो जा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं PIL। ठीक है, PIL। ठीक है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मान लो कोई कॉमन समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है PIL जारी कर सकता है। कोई भी सोशली एक्टिव आदमी है वो PIL जो है कोर्ट में क्या करता है? मेंशन कर सकता है कि ये जो समस्या है इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में इस तरह की समस्या है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सो दिस कैन बी पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया? क्या कह रहा है कि भारत में जो पब्लिक पर्स है, मतलब पब्लिक पर्स मतलब जो पैसा है उसका गार्जियन कौन है? तो पैसा का गार्जियन कौन हो सकता है? जो ये देखे कि पैसा खर्च कैसे हो रहा है, कोई बेफिजूल खर्च तो नहीं हो रहा है, इसको देखने वाले को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पैसे का गार्जियन। और इंडिया में किस अथॉरिटी को इसको हम लोग पब्लिक पर्स का गार्जियन कह सकते हैं? यस, कैग। कैग इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, आर्टिकल 148। ठीक है, आर्टिकल 148। तो कैग इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो कैग याद रखिएगा, कैग इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ओके, सो द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है, और ये जो इलेक्शन है किसका कंडक्ट नहीं करता है? डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन टू। तो चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए जो है चुनाव वो आयोजित नहीं करता है? ठीक है, तो चुनाव आयोग निम्न में से किस लोगों के लिए जो है चुनाव आयोजित नहीं करता है? राष्ट्रपति, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल ऑफ देम। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? जस्ट मिनट, जब तक मैं पानी पीता हूं आप मुझे प्लीज आंसर बताइए कि चुनाव आयोग जो है किस निम्न में से किसका इलेक्शन नहीं कराता है? चुनाव आयोग निम्न में से इलेक्शन किसका नहीं कराता है? वो है आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। क्या हो जाएगा? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो पंचायत स्टेट में होता है, म्यूनसिपैलिटीज भी स्टेट में है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेवारी है इसके इलेक्शन कराने का। बाकी जो हाई लेवल के इलेक्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे इलेक्शन आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ओके, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, सो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 कैग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यस, अब तक तो आपको आंसर बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्लियर? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी स्टेटरी बॉडी है। मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो स्टेटरी बॉडी होते हैं, यानी कि संविधान निकाय, मतलब संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है इसकी प्रोविजन क्या है, कोई इस तरह का जो आर्टिकल है वो डेडिकेटेड नहीं होता है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट जो है अपने एक एक्ट से इसको बनाए रहता है, इसको हम लोग इसलिए स्टेटरी बॉडी कहते हैं, यानी कि जो एक निकाय है वो कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन निकाय कह सकते हैं,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया? तो डिफेंस फोर्सेज आपको पता है भारत के जो रक्षा बल है उसके सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? जो रक्षा बल है उसके सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? वो है आपका प्रेसिडेंट। आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है सर्वोच्च कमांडर है, मतलब जो तीनों विंग है आपके डिफेंस का उसके जो हेड हैं वो कौन? प्रेसिडेंट होते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट की सेवा में तीनों विंग में से हर एक ऑफिसर कुछ ना कुछ स्टाफ हमेशा लगा रहता है। आप ऑब्जर्व करोगे क्लियरली तो आपको पता चलेगा कि एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से, तीनों से जो है सेनाएं जो है प्रेसिडेंट की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। तो विच स्टैट्यूटरी बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? क्या कह रहा है कि कौन सा वैधानिक निकाय, ठीक है, कौन सा वैधानिक निकाय? वैधानिक मतलब जो वैधानिक हो, जो वैलिड हो, स्टैट्यूटरी बॉडी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसकी इंप्लीमेंटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता होगा आर्टिकल 19(1) के तहत ये आपका फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) के तहत जो है राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये आपका मूल अधिकार है, ओके। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अस्थायी कार्यकारी का हिस्सा है? भारत में एक अस्थायी कार्यकारी का हिस्सा है, निम्न में से कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सिविल सर्वेंट्स? क्या आंसर हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सिविल सर्वेंट? क्या आंसर होगा? यस, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट आप जानते हैं जो सिविल सेवक होते हैं, जो आईएएस, आईपीएस या जो स्टेट पीसीएस के अधिकारी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? परमानेंट जो है ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए इनको अस्थायी कार्यकारी यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये 60 साल में रिटायर होते हैं, और ये अगर मान लो कि किसी भी उम्र में बने, 20 में बने, 25 में बने, 30, 35 में, किसी उम्र में बने, लेकिन इसकी जो रिटायरमेंट है इनकी वो 60 साल में ही होती है, इसलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत उम्दा ढंग से बहुत सिविल सेवक हैं जो भारत को सेवा प्रदान करते हैं, और इन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ओके। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। Who was the Prime Minister of United Kingdom when the Indian Independence Act was passed? Yes, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी के वीडियो कोर्स में आपको मिलेगी, मैंने सारी चीज़ कवर कराया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे कौन थे, आपको बताना है। क्लेमेंट एटली, रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या स्टैनले बाल्डविन? बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिला भी होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है ये, ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है, कई दफ़ा हमने किया है। इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। क्लियर? ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? आपको पता है नेपाल में पहले मोनार्की थी, ठीक है, एक तरह से राजशाही अधिकार चलता था वहाँ पे, डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, अब वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्मिंग गवर्नमेंट जो है वो कार्य कर रही है। क्या हो जाएगा आंसर? किस वर्ष जो है नेपाल का जो संविधान है उसको अपनाया गया है? यस, व्हाट डू द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी 2015, ठीक है, 2015 जो है इसका सही उत्तर, ठीक है। याद रखिएगा कभी कभी जीके के पार्ट में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम? सो किस समय से लेकर किस समय तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था? तो आपको पता है जब आज़ाद हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में जब जंग हुआ तो भारत की मदद से जो है बांग्लादेश आज़ाद हो गया और उस समय से
वयादस के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? 1947 से लेके 1971, 1947 से 1971। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टू हाउसेस इन इट्स लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किसकी विधायिका में दो सदन नहीं है? दो सदन नहीं है मतलब बाई कैमरल नहीं है। क्या है? दो सदन को कहते हैं बाई कैमरल, बाई कैमरलिज्म, और एक सदन को कहते हैं यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म मतलब टू हाउस, और यूनिकैमरलिज्म तो वन हाउस। क्या आंसर है? स्वीडन। स्वीडन में क्या है? दो सदन नहीं है, यहाँ पे एक सदन ही है। क्लियर? ओके। तो वेयर इज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लोकेटेड? तो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का ऑफिस बहुत जगह है, ठीक है, अलग अलग ऑफिस है इसके। इसमें लेकिन कौन सा वैसा जगह है जो बिल्कुल सही मेंशन है? फ्रांस में भी कुछ ऑफिस है लेकिन वो पेरिस नहीं है। ऑब्वियसली क्या आंसर हो जाएगा? ब्रुसेल में है, ठीक है, ब्रुसेल में है। और ब्रुसेल कहाँ है? बेल्जियम में। यस, बिल्कुल सही है, ब्रुसेल बेल्जियम। क्लियर? ओके। तो विच कंट्री इज फॉलोइंग अ वन पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम मतलब एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण जो है वो कौन कर रहा है? इसका अनुसरण कौन कर रहा है? एक पार्टी सिस्टम का, वन पार्टी सिस्टम का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आपको पता है चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम है और पूरी चीजों को वो कंट्रोल रखते हैं। डेमोक्रेसी नाम की जो चीज है एग्जैक्ट चाइना में नहीं है। जब तक मल्टीपल पार्टी सिस्टम नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी को आने का संभावना जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो वन पार्टी सिस्टम है इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। आंसर है चाइना। एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द, ओके। तो लोकतंत्र की जरूरत विशेषताओं में किसको प्रमुखता देना है? सिटीजन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव? यस, एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का जिसमें किसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो किसको इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है? क्या हो जाएगा? सो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको जाता है? आपको पता है लोकतंत्र में डेमोक्रेसी चलता ही किससे है? सिटीजन से, ठीक है। सिटीजन के अधिकार, सिटीजन को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। क्या आंसर हो जाएगा? सिटीजन। नागरिक को जो है डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके। तो इन विच ईयर वाज द Unorganized Workers Social Security Act, which intended to the welfare of the people in the similar sector, enacted in India? Unorganized Workers Social Security Act, which intended to the welfare of the people in the similar sector, enacted in India. Yes, क्या होगा राइट आंसर? 493 का राइट आंसर क्या होगा? कब इनेक्ट हुआ था ये? भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? जिसका उद्देश्य समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना था, ठीक है। तो उद्देश्य था समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना। और ये अधिनियम कब पारित हुआ? ये सवाल पूछा गया। ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कोई जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो कब पास हुआ, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2008, ठीक है, 2008। ओके। So when did the Hindu Succession Act abandon the rule of pre-primogeniture in India? ये क्या मतलब होता है? ठीक है, ज्येष्ठाधिकार। प्री मोनोजेनिच्योर मतलब होता है कोई जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड होता है उसको जो है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी उसके पास होता है, मतलब वो जो है प्रॉपर्टी का मालिक होता है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? पासिंग ऑन टू द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसका मतलब होता था कि जो पहले बच्चे होते थे, ठीक है, जनरली मेल चाइल्ड, उनको प्रॉपर्टी का सारा हकदार बना दिया जाता था। लेकिन ये प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। अब जो लड़का हो, लड़की हो, पहला बच्चा हो, दूसरा हो, चौथा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सारे को प्रॉपर्टी में जो है इक्वल राइट देने की बात की गई है, ठीक है। सारे को जो है प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देने की बात की गई है। क्या आंसर हो जाएगा?
यस 1956, 1956 में जो है इसको क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, ओके। तो इन विच ईयर वाज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अमेंडेड टू गिव इक्वल राइट्स टू फादर्स प्रॉपर्टी टू डॉटर्स? तो किस साल जो है पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया? किस साल संशोधित किया गया है, मतलब किस साल के बाद जो है पुत्रियों को भी एक बराबर अधिकार देने की बात की गई है? इक्वल राइट्स टू एवरीवन इवन द डॉटर्स। किस साल हुआ वो? 2005, 7, 2001 या 2010? डॉटर्स को भी इक्वल राइट दे दिया गया है, मतलब प्रॉपर्टी में अगर 100 रुपीज़ है तो 50, अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो 50 लड़की का 50 लड़के का। अब कोई भी जेंडर बायस या कोई भी इस तरह की चीज़ें अब नहीं है, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। तो आप में से जो भी आप बेटियां हैं अपने अधिकार को जाने, आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें आपका 50% हिस्सा है, और ये सरकारी जो है रूल रेगुलेशंस है। ठीक है, सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी आपका भाई आपसे थोड़ा सा मिसबिहेव करे तो उसको बताना कि आधी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है ना? तो ऐसा आप लोग उसको कह सकते हैं। क्या हुआ? ये हुआ 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है ये कानून बन गया था और अधिकार जो है बराबर बांट दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 496, सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विथ, तो भारतीय दंड संहिता धारा जो 354 है उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। 354 इंडियन पिनल कोड आईपीसी सेक्शन 354 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, सो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मतलब स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, अपहरण करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को गंभीर आघात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने के लिए, या किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए। यस, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो सेक्शन 354 याद रखिएगा, सेक्शन 354। ठीक है, ओके। सेक्शन 304 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू, सो भारतीय दंड संहिता धारा 304 बी का संबंध किससे है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस या डाउरी डेथ? यस, दहेज हत्या, लापरवाही से हुई मृत्यु, आत्महत्या का दुष्प्रभाव और आत्महत्या करने के प्रयास। सेक्शन 304 बी बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना है, काफी पॉपुलर सेक्शन है, हमेशा न्यूज में जो है ये आता रहता है। यस, हमेशा न्यूज़पेपर में आपने पढ़ता होगा। डाउरी डेथ को लेके आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि डाउरी डेथ को लेके न्यूज़ में बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डाउरी डेथ का मामला आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पे जो है कौन सा सेक्शन लगाया जाता है? सेक्शन 304 बी। ठीक है, तो काफ़ी मतलब हीनियस क्राइम में इसको आप समझा सकते हैं। डाउरी डेथ मतलब समझ रहे हैं आप कि शादी हुई कोई लड़की आपके घर में आए, उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं फिर पैसे के लिए, ये बहुत ही एक घिनौना अपराध है, और उसी अपराध के लिए सेक्शन 304 बी का जो है वो इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज? ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने से के अपराध से संबंधित है? ठीक है, तो महिला के बिना सहमति के उसके बच्चे को खराब कर देना, ये जो एक तरह का अपराध है, और ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी। ठीक है, 313 ऑफ आईपीसी। क्लियर? ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 510 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सेक्शन 510 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाई ए ड्रंकन पर्सन इज पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 24 आवर्स। ठीक है, और अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू हाउ मेनी रुपीज? क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है,
या जुर्माना जो है कितने रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है या इन दोनों के साथ दंडित किया जाता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? एक शराबी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। अगर वो ऐसा करता है कि कोई अपराध, तो 24 घंटे या कितना फाइन जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। ये फाइन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 रुपये का जो फाइन है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, मात्र 10 रुपये का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है और 24 घंटे तक उसको जेल किया जा सकता है। सेक्शन 510। तो एज पर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट क्या है? मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू हाउ मेनी ईयर्स एंड और फाइन ऑफ रुपीज 15,000 फॉर सेकेंड ऑफेंस। क्या कह रहा है? मोटर वाहन, लेट्स चेंज द कलर, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में कितनी अवधि तक के लिए कारावास और या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है। यस, कितने वर्ष का कार्य का, अगर दोबारा आप ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो कितने साल तक का जो कारावास है आपको दिया जा सकता है, ये चीज पूछा जा रहा है। यस, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल। ठीक है, तो इतने सालों का कारावास या 15,000 रुपये का जुर्माना जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, 15,000 का जुर्माना या इतने साल का कारावास आपको हो सकता है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। सो आज हमने फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया। पूरे 25 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। 500 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक लेक्चर मुझे लगता है और होगा आपके दिल्ली पुलिस 5000 MCQs जो पॉलिटी का चल रहा है उसका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कवर कर रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बार बार ये वीडियो देखना है। ये जो आपके पास बुक है उसको भी आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो ये जो क्लास नोट्स है ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। इस क्लास नोट से भी जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेंगे और आपका जो स्कोर है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में एक फिर से अच्छे लेक्चर के साथ। 25 क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।